नमस्कार दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे अरिहंत प्रकाशन का जो है विज्ञान और विज्ञान का हैंड रिटेन नोट कैप्सूल का। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने भौतिक राशियां तथा मात्रा, गति, बल तथा गति के नियम, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, पदार्थ का यांत्रिक गुण, ताप, ऊष्मा तथा ऊष्मागतिकी ये हम लोग कवर कर लिए थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे आवर्त एवं तरंग गति। फिर इसमें ज़्यादा चैप्टर बचेगा नहीं, बस 4-5 और बचेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। फिर हम लोग रसायन या वो स्टार्ट करेंगे, क्या नाम है आपका, बायोलॉजी। तो आवर्त एवं तरंग गति हम लोग आज देखेंगे। चलिए चलते हैं अपने चैप्टर पे। यस, ये रहा अपना चैप्टर, आवर्त तथा एवं तरंग गति। देखिए आवर्त तरंग गति में क्या है। आवर्त गति तो हम लोग पहले भी पढ़ लिए थे कि जब एक निश्चित समयांतराल के बाद कोई वस्तु अपने पाथ का पुनरावृत्ति करने लगे। जैसे मान लीजिए कि एक चक्कर लगाई, कुछ 10 सेकेंड लगा, फिर उसी चक्कर लगाने लगे, मतलब कि 10-10 सेकेंड पर लगा रही है चक्कर, 10-10 सेकेंड पर ऐसे लगा रही है चक्कर। तो इसका मतलब कि ये है आपकी आवर्त गति। ठीक है, तो वही बात दिया है कि निश्चित समयांतराल के पश्चात एक निश्चित पथ पर गति को दोहराना, गति को बार बार दोहराना, यह कहलाता है आवर्त गति। जैसे में झूले की गति देखिए बार बार इधर उधर होते रहता है, पंखे की गति गोल गोल घूमते रहता है, यंत्रों में कंपन, जैसे कोई वस्तु कंपन करती है तो ऐसे ऐसे होती रहती है। पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह की गति, जैसे चंद्रमा है या बहुत सारे अपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं जो छोड़ी गई हैं। देखिए सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति क्या होती है? तो सरल आवर्त गति इसी का एक भाग है। ठीक है, सरल आवर्त गति क्या है? इसी का भाग है। थोड़ा उस आवर्त गति में क्या है कि पूरा घूम जाता है। सरल आवर्त गति में पूरा ना घूम के बस एक बिंदु है, इसी के इधर उधर घूमते रहेगा, या इसी के ऊपर नीचे जैसे बिंदु है तो इसी के ऊपर नीचे हो रहा है। जैसे स्प्रिंग ही आपकी ये स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग क्या होती है? अगर दबा दिए या खींच दिए इसमें या दबा दिए तो क्या होगी? ऊपर नीचे होती रहेगी एक निश्चित बिंदु से। तो यही होता है आपका सरल आवर्त गति। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में अक्सर के लोग एक ही उदाहरण लेते हैं पेंडुलम, और उसको ऐसे बांध के ऐसे घुमा देंगे। ठीक है, अब इसी बिंदु के इर्द गिर्द ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, इसी को कहेंगे सरल आवर्त गति। ओके, ये वही बात लिखा है कि सरल रेखा के मध्यमान स्थिति में इर्द गिर्द गति को दोहराना। जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति, स्प्रिंग से लटके भार की गति या देर आधार लटकी हुई गति। अब दिशा, हाँ, त्वरण जो होता है सदैव मध्य बिंदु की ओर होता है। जैसे इसका अगर पूछेंगे कि ये हो रहा है तो इसका त्वरण किधर है, तो हमेशा इधर की तरफ, अंदर की तरफ रहता है। ठीक है, क्योंकि हमेशा वस्तु को इधर ही खींचेगा, तो त्वरण इधर ही होता है। अब देखिए सरल आवर्त गति के क्या क्या घटक होते हैं, जैसे विस्थापन, आयाम, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति। आवर्त किसे कहते हैं? तो देखिए आपको अगर मैं ये बताऊं थोड़ा सा आगे की बात, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर मानिए कि ये आपका, कहाँ बना दूं, चलिए हम बना देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा इसको मैं कर लेता हूँ छोटा। यस, ए वाली अगर मैं बता दूं, देखिए ए वाला वही है, अभी मैं जो ए वाला बताया था, ए वाला भी इधर इधर होगा। ये आपकी मध्यमान स्थिति होगी, इधर ये सब जा रहा है तो विस्थापन हो रहा है। तो मैं इसे ना लेके थोड़ा अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग की तरफ चल रहा हूँ। आपको तो पता ही होगा क्योंकि आप दोहरा रहे हैं। ये है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, एक तो ये है अनुप्रस्थ तरंग, आगे इसमें देखने को मिलेगा भी। देखिए अब हम देखेंगे तो पहले तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं। तो तरंग दैर्ध्य क्या कहते हैं? तो देखिए, अच्छा हाँ, इसमें एक बात आप जान लीजिए कि इसे कहते हैं हम लोग श्रिंग, ऐसे कहते हैं गर्त। श्रिंग गर्त, ऊपर वाले भाग को श्रिंग, नीचे वाले भाग को गर्त कहते हैं। ओके, तो दो लगातार शीर्ष, ये शीर्ष भी हैं, तो या तो इसे शीर्ष कहिए या श्रिंग कहिए।
तो दो लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी को हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं, या दो लगातार गलतों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, इसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये इसी को लेमडा से दिखाते हैं, तो ये लेमडा हो गया आपका। ओके, तब मैं आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं। अब देखिए विस्थापन किसे कहते हैं, या उससे पहले हम लोग विस्थापन से पहले हम लोग समझ जाएंगे कि आयाम या विस्थापन ही समझ लेते हैं। तो मूल बिंदु से, मूल बिंदु तो अपना यही वाला रेखा ही है, ये रेखा है मूल बिंदु, इस पे यही है मूल बिंदु। ठीक है, तो कहा कि मूल बिंदु के सापेक्ष कल की स्थिति में परिवर्तन, जैसे मानिए कि यहाँ से यहाँ गया तो इतना ऊपर चला गया, यहाँ से यहाँ गया तो इतना ऊपर चला गया, यहाँ से यहाँ गया तो इतना ऊपर विस्थापन हो गया, यहाँ से यहाँ चला गया तो इतना ऊपर विस्थापन, ऐसे ही मतलब कि विस्थापन बढ़ घट रहा है, तो इसी को कहते हैं हम लोग विस्थापन। मैक्सिमम विस्थापन को आयाम कहते हैं। देखिए ये जो मैक्सिमम विस्थापन है ना, ये वाला बीच वाला, इसी को हम लोग कहते हैं आयाम। आयाम तो एक तरह से आयाम क्या है, विस्थापन है, बस मैक्सिमम रूप है विस्थापन का। ओके, इसे मीटर में नापते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो विस्थापन हो गया, तरंग दैर्ध्य हो गया, आयाम हो गया। कला क्या होता है भाई, तो गति को दिशा को व्यक्त करने वाला पद, ये जो गति की दिशा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं कला। ये एक कला हो गई ना, कला। आवर्तकाल क्या होता है, तो देखिए ये होता है इसका, ये क्या बोलते हैं, ये होता है इसका एक चक्कर, यहाँ से यहाँ तक आया। देखिए एक मिनट में थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा कम कर हटाता हूँ। यस, देखिए यहाँ से ऐसे चला और यहाँ तक ऐसे गया, यहाँ तक आया तो अभी आधा चक्कर किया, यहाँ तक आधा नीचे से पूरा किया, इसे कहते हैं एक चक्कर, जिसमें एक श्रृंग और एक गर्त आ जाए, तो इसे कहते हैं एक चक्कर। इस एक चक्कर को मारने में जितना समय लेगा उसी को कहते हैं आवर्तकाल। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, आवर्तकाल। ये तो जरूरी है नहीं कि एक सेकेंड में इतना ही चक्कर मारेगा सॉरी, ये तो जरूरी है नहीं कि एक सेकेंड में सिर्फ इतना ही चक्कर मारेगा, एक सेकेंड में न जाने कितने चक्कर मारेगा ये। ठीक है, ये तो हो गया हमारे नैनो या माइक्रो में मारेगा ना चक्कर, तो ये मार लिया, फिर ऐसे ऐसे मारते जाएगा, तो एक सेकेंड में कितना चक्कर मार लिया उसी को कहते हैं आवृत्ति। क्या बोलते हैं, आवृत्ति। एक सेकेंड में कंपनों की संख्या को ही हम लोग बोलते हैं आवृत्ति। तो आप लोग को आवर्तकाल समझ में आ गया होगा, आवृत्ति समझ में आ गई होगी, तरंग दैर्ध्य, विस्थापन हमेगा, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे अच्छा, इसी सब का फार्मूला दिया है जो कि आगे इसमें देखने को मिलेगा कि v बराबर एन लेमडा होता है, v बराबर एन लेमडा होता है। अब v के एन क्या है, तो ये है आवृत्ति, लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य है, v क्या है, वेग है, रेखीय वेग है। ठीक है, तो इसमें संबंध देता है रेखीय वेग तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध। देखिए आवृत्ति क्या होता है, तो आवृत्ति समय का उल्टा होता है, 1/, आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल का उल्टा है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए आवर्तकाल का फार्मूला क्या होता है, तो टी बराबर होता है 2π/w, ओमेगा होता है, w नहीं ओमेगा होता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग आगे और देखते रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं सॉरी यार, जुकाम जैसा है, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है। देखिए सरल लोलक, डोली से लटका लोलक, अब इसके हम लोग इसके बारे में एक्चुअली पढ़ेंगे, इसके बारे में, अब ये सरल लोलक के बारे में। ओके, देखिए क्या कहा है, सॉरी अरे भाई सेलेक्ट हो जाए। क्या कहा है, आवर्तकाल इसका कितना होता है भाई, तो इसका आवर्तकाल होता है t बराबर 2π√L/G। ओके, जैसे झूला, ये झूला पे भी लागू होगा, इसे ध्यान रखिएगा, झूला पे भी ये लागू होगा। इसमें देखिए द्रव्यमान का कोई खेल नहीं, का यम है नहीं है, एल क्या है, तो एल ए लंबाई होती है, ये जो है लंबाई होती है, जी अपना पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, 2π से इस सब, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो इससे हम लोग कुछ लेना ही नहीं है। अच्छा, टी मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो 84.6 मिनट हो सकता है टी मैक्सिमम। ओके, तो देखिए अब ताप वृद्धि, ताप वृद्धि पर क्या होगा, ताप वृद्धि पर आपको पता है कि इसकी लंबाई बढ़ जाएगी,
लंबाई इसकी बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि लोहा का है तो लंबाई बढ़ जाएगी, या जब लंबाई बढ़ेगी तो टी डायरेक्ट इसके प्रोपोर्शन में है, तो यानी आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता है। अब स्थिति में क्या देखिए, पृथ्वी पर ऊपर या नीचे जाने पर भी आवर्तकाल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जानते हैं कि सरफेस पे जी का मान सबसे ज़्यादा होता है, ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटेगा। अगर जी का मान घटेगा तो इसका सीधा अपोजिट रिलेशन अपोजिट में, यानी उल्टा संबंध है। तो यानी अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बताइए, ऊपर नीचे जाने पर घटेगा तो जाहिर सी बात है कि आवर्तकाल बढ़ेगा। अगर उपग्रह पर चले जाएंगे तो उपग्रह पर पता है कि उसका जी का वैल्यू कुछ होता ही नहीं है, जीरो, तो जीरो का हो जाएगा तो अनंत काल हो जाएगा आवर्तकाल। गर्मियों में क्या होता है, लंबाई बढ़ जाती है तो आवर्तकाल बढ़ जाता है। सर्दियों में क्या होता है कि लंबाई कम हो जाती है तो कम होगा, तो पता है कि ये भी आवर्तकाल भी कम होगा। चंद्रमा पर आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जी का मान वहाँ पर घट जाएगा। कितना हो जाएगा, तो जी बाई 6 हो जाएगा, क्योंकि लगभग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 गुना है वहाँ का, तो √6 गुना वहाँ पर घटेगा। ठीक है, अब देखिए तरंग गति क्या होती है। तरंग गति के बारे में हम लोग देखेंगे। वो तो हो गया कुछ बेसिक। अब देखिए तरंग के प्रकार। तो तरंग देखिए, पहले तरंग होती क्या है। तो तरंग एक तरह का, जैसे पानी में देखते होंगे कि पानी के सरफेस पे जो ऐसे चलता है, जो विक्षोभ उत्पन्न होता है, या माध्यम के कणों में या अणुओं में जो विक्षोभ उत्पन्न होता है, एक तरह से ऊपर नीचे जो लहराने लगते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं तरंग। तरंग क्या होती है, तो ये ऊर्जा का वाहक होती है, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाती है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि प्रकार तरंग कितने प्रकार की। तो 2 प्रकार की होती है, या तो यांत्रिक तरंग होगी या वैद्युत तरंग होगी। कहाँ दिया है, देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग होगी। अब यांत्रिक तरंगे भी 2 प्रकार की होती हैं। यांत्रिक तरंगे की 2 प्रकार की क्या क्या होती हैं, या तो होगी वो अनुप्रस्थ तरंग या होगी अनुदैर्ध्य तरंग। सॉरी, अनुप्रस्थ तरंग यहाँ पर दिया है, अनुदैर्ध्य तरंग यहाँ पर दिया हुआ। अच्छा, यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं। तो यांत्रिक तरंग उसे कहते हैं जिनको चलने के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। भौतिक माध्यम में या तो कण चाहिए, कोई ना कोई, या ठोस चाहिए, द्रव चाहिए, या कुछ भी चाहिए, कोई ना कोई माध्यम चाहिए, तभी ये चल पाएगा। जैसे पानी की सतह पर उत्पन्न तरंग या ध्वनि या कुछ भी चलने के लिए यांत्रिक तरंग को माध्यम चाहिए। विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए या माध्यम साध्यम जब बाहर में, इसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे पानी पर चलता है तो जो नीचे बैठेगा उसे गल्त करेंगे, जो ऊपर चलेगा उसे शीर्ष कहेंगे, या इसी को श्रृंग भी बोलते हैं। एक गल्त से दूसरे गल्त की लंबाई को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, या एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष की लंबाई को से भी तरंग दैर्ध्य कहते हैं। बात एक ही है। ओके, अच्छा, यहाँ पर तरंग की गति दिया हुआ था, तो तरंग की गति को हम लोग v बराबर n लैम्डा वाला फार्मूला से निकाल सकते हैं, उसी को यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है। तो सीधा अगर मैं डायग्राम बना दूं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए अनुप्रस्थ पहले बता देता हूँ। मान लीजिए कि कोई तरंग है और ऐसे ऐसे जा रही है। देखिए निश्चित बिंदु है, इसको मान लीजिए निश्चित बिंदु है, जो रेखा है ये निश्चित बिंदु है। ओके, इसी के ऊपर नीचे 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री ऊपर नीचे, यानी उसी के लंबवत कंपन कर रहे हैं उसके अणु। ठीक है, तो यानी तरंग जो आगे बढ़ रही है वो अपने मुख्य बिंदु के लंबवत कंपन कर रहे हैं। तो माध्यम के कण कंपन की दिशा में अनुदिश, अरे नहीं है, सॉरी, ये मैं बता रहा हूँ ना। तो माध्यम के कण कंपन की दिशा के लंबवत, देखिए ये माध्यम के कण क्या है, कंपन की दिशा के लंबवत, ये लंबवत कर रहे हैं कि नहीं, इसके संचरण की दिशा में रहना चाहिए, इसके संचरण की दिशा में लंबवत कंपन कर रहे हैं। इसमें शीर्ष बनता है और गर्त बनता है। अब इसमें कौन है, तो प्रकाश की तरंगे कैसे उदाहरण है, तो अनुप्रस्थ तरंगे के उदाहरण है। अगर आप डोरी खींचे रहते हैं, उसको झटकारते हैं या हिलाते हैं, तो उस डोरी में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती हैं। देखिए यहाँ पर उसको बताया कि समझाया हुआ है। अब देखिए अनुप्रस्थ तरंग देखते हैं। अब कौन सी तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि यही है, तो इसमें जो जाएगा कण वो क्या होता है कि उसमें श्रृंग रथ के रूप में जाता है। इसमें ये देखिए, ये मान लीजिए कि ये हो गया विरल, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे संपीड़न, जैसे क्या होगा कि एक बार फैल जाएगा, एक बार सिकुड़ जाएगा।
उसके कर। जैसे मान लीजिए कि ये सिकुड़ गया है, धक्का मारेगा फिर ये फैल जाएगा, फिर ये सिकुड़ जाएगा आगे वाला, फिर सिकुड़ा हुआ धक्का मारेगा आगे वाले को फैल जाएगा। तो इसे संपीड़न बोलते हैं, अरे सॉरी इसको विरल बोलते हैं। विरल जो ये सिकुड़ा हुआ है संपीड़न, संपीड़न। तो ये जो तरंग के आगे बढ़ने की दिशा में ही ये लोग तरंग के संचरण के अनुदिश से गति करते हैं, मतलब कि 0 डिग्री पर करते हैं, क्योंकि ये ऐसे 90 डिग्री पर करते नहीं लंबवत, तो उसी की दिशा में करते हैं और इस संपीड़न और विरल के माध्यम से ये लोग आगे बढ़ते हैं। एक संपीड़न से दूसरे संपीड़न के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं, सॉरी विरल, या एक संपीड़न से एक संपीड़न या एक विरल से दूसरे विरल के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं अपना क्या, तरंगदैर्घ्य। अच्छा ये बात ध्यान रखिएगा, अनुप्रस्थ तरंगे हमेशा ठोस में ही सिर्फ चलेंगी, और ये द्रव है तो द्रव के सतह पर चलेंगी। ये द्रव का सतह जैसे पानी पर ऐसे चलता है, सिर्फ यहीं पर चलेगी, गैस में नहीं चलेंगी। जबकि अनुदैर्घ्य तरंगों में ऐसा नहीं है, ठोस द्रव गैस से कहीं भी चलेंगी। ओके, जैसे में देखिए माध्यम के कण कंपन की दिशा के अनुदिश संचरण संपीड़न एवं विरल के रूप में, जैसे ध्वनि तरंगे हैं हम लोग, मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं वो भी अनुदैर्घ्य तरंग में ही आता है। ध्वनि तरंग देखिए दोनों में ही आता है। अगर दोनों ऑप्शन दे अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तो दोनों को मारेंगे, क्योंकि ठोस में भी तो ध्वनि बोलते हैं तो सुनाता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर गैस में फेल मार जाता है तो ये तीनों में आ जाता है, इसलिए अनुदैर्घ्य लेते हैं। लेकिन अगर दोनों दिया हो, फिर तीसरा ऑप्शन दिया हो कि दोनों, तो दोनों मारेंगे। अगर दिया हो ये दो तो इसमें मारेंगे अनुदैर्घ्य। ओके, देखिए ध्वनि तरंगे हो गई, भूकंपी तरंगे हो गई, सुनामी तरंगे हो गई, स्प्रिंग में कंपन हो गया, स्प्रिंग में कंपन हो गया, या ठोस में तरंगे। ये सब किसके उदाहरण हैं आपके, ये हो जाएंगे आपके अनुदैर्घ्य तरंगे के। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, तो ये क्या होती हैं, उच्च आवृत्ति की तरंगे होती हैं। आवृत्ति मैंने बता ही दिया था क्या होता है, कि 1 सेकेंड में बहुत ज़्यादा बार कंपन कर दे, तो यानी उसकी आवृत्ति जितने ज़्यादा कंपन करेगी उतने उसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी। तो उच्च आवृत्ति की तरंगे होती हैं दोलन, ये विद्युतीय दोलन से उत्पन्न तरंगे। संचलन क्या होता है, निर्वात में भी चल सकती हैं, क्योंकि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है सूर्य से। तो फिर देखिए हाँ, प्रकृति ये उदासीन रहती हैं तथा अनुप्रस्थ होती है। ये बात ध्यान रखिएगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, उदासीन होती हैं। इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखिए ये कुछ इम्पॉर्टेंट चार्ट है विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में। ये दिए खान सर से अगर पढ़ रहे होंगे तो उन्होंने बताया था कि गाय अविजु मैं उल्टा लिख रहा हूँ इसे थोड़ा, चूँकि ये ऐसे दिया है ना, तो मैं गाय अविजु इन्फ्रा, अरे भाई लिखा था इन्फ्रा, लिखा नहीं रहा है इन्फ्रा, बस इन्फ्रा, जैसे मारे, मतलब कि गाय अविजु इंफ्रा मारे, मतलब कि गामा रे, एक्स रे, अविजु अल्ट्रा वायलेट रे यानी पराबैंगनी रे, विजुगु मतलब विजुअल रे दृश्य तरंगे, इंफ्रारेड अवरक्त तरंगे, मा से माइक्रोवेव्स सूक्ष्म तरंगे, और रे से रेडियो तरंगे। ओके, तो आपको ये बात ध्यान रखना है, गाय अविजु इंफ्रा मारे। अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे जैसे देखिए आप कैसे याद रखेंगे इसको कि इनकी तरंगदैर्घ्य किसकी ज़्यादा किसकी कम रहती है। तो देखते हैं रेडियो जो तरंगे रहती हैं वो दूर दूर तक बातों को प्रसारित करने के लिए यूज की जाती हैं रेडियो तरंगे। आपने रेडियो सुनते हैं तो प्रसार के कहीं दूर है और आप बैठ के सुन रहे हैं, तो इसका मतलब कि इसका जो तरंगदैर्घ्य है वो ज़्यादा होगा ना जी, तभी तो दूर तक जाएगी। अगर मान लीजिए कि एक ही जगह पैसे से करते रह गया तो ये आगे कहाँ जाएगा, अपने जगह पे इसे नाचते रह जाएगा। तो जो होता है रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा रहेगी। तो इसका मतलब कि अगर गामा रे की तरफ हम लोग जाएंगे, अगर गामा रे की तरफ ऐसे बढ़ेंगे तो इसका मतलब तरंगदैर्घ्य घटते हुए जाएगा, यानी तरंगदैर्घ्य घट जाएगा, और ये रेडियो तरंग की ये आपकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा रहेगी।
फिर वैसे ही आवृत्ति जानते हैं कि अगर इसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो आवृत्ति कम होगी, क्योंकि ये तो एक एक चक्कर पूरा करने में ही ज़्यादा दूर चला जाएगा, जबकि अगर इसकी कम है तो जल्दी जल्दी इसके चक्कर पूरा होंगे। तो क्या उल्टा संबंध भी है, तो जिसका जाहिर सी बात है कि जिसका अगर तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो उसका आवृत्ति कम होगी, और जिसका कम है उसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी। तो ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें ये पूछता है कि एक्सरे की खोज किसने की थी। इम्पॉर्टेंट है, राटजन ने किया था। रेडियो की किसने की थी, मार्कोनी ने किया था। और कोई ने पूछता है, ठीक है, पैराबैगनी का किसने किया, रीटन। और दृश्य तरंगों का न्यूटन, विजुअल का ये न्यूटन। हेनरिक हर्ट्ज है सूक्ष्म का, आल्सर ने। इतना करिए, इतना आप ध्यान मत रखिएगा, वैसे याद वाद होगा नहीं, भूल जाता है। बस ये पूछता है एक्सरे का राटजन ने, और मार्कोनी के रेडियो तरंग का, न्यूटन जी किए थे विद्युत ये दृश्य तरंगों का। ओके, हाँ। अब स्रोत क्या है, स्रोत भी ज़्यादा पूछता नहीं है, सीधा इसका उपयोग पूछता है। हालांकि स्रोत मैं बता दूंगा अभी। देखिए रेडियो तरंगों का क्या होता है, तो रेडियो के और टीवी के प्रसारण में होता है। ये क्या है, गाय अभी जो इंफ्रा हमारे माइक्रोवेव का क्या होता है, उपग्रह हो तथा बेतार संचार में होता है। और एक तो ये इम्पॉर्टेंट है कि रिमोट कंट्रोल में किसका होता है, कुहासे में फोटोग्राफी करने के लिए किसका होता है, तो इंफ्रारेड तरंग का होता है, ठीक है। और रक्त किरण का होता है। विद्युत बल्ब, सोडियम लैंप तथा अणुओं की संरचना का पता लगाने में आपका पराबैंगनी किरणों का किसका है, गाय अभी जो दृश्य तरंगों का होता है, ठीक है, दृश्य तरंगों का होता है। इसमें विद्युत बल्ब, अच्छा हाँ, विद्युत बल्ब से हम लोग को रोशनी मिलती है ना जी, तो विद्युत बल्ब, तो ये दृश्य तरंग है। ओके, देखिए फिर ये पराबैंगनी किरणों का क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछता भी है। नकली दस्तावेज तथा खाने की वस्तुओं के संरक्षण में, नकली दस्तावेज का पता लगाने में तथा खाने की वस्तुओं को संरक्षण करने में इसका प्रयोग किया जाता है। गामा रे का जल के शुद्धिकरण में भी इसका प्रयोग होता है। देखिए एक्स रे का तो आपको दुनिया को पता है कि फेफड़ों का, रोगी का, शरीर का हड्डी टूटा, ये सब का सभी लेने में एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। और ये गामा क्या हो जाता है, तो कैंसर के इलाज में, और ये परमाणु के नाभिक की संरचना ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अभी कहाँ से उत्पन्न होता, अरे आता कहाँ है, तो देखिए परमाणु के नाभिक से उत्पन्न होता है गामा रे। और एक्सरे कहाँ से होता है, तो तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन का भारी लक्ष्य में टकराने से, इलेक्ट्रॉन से सूर्य से पराबैंगनी किरण निकलती है। आयनित गैस से आपका दृश्य निकलेगा। गर्म वस्तु एवं सूर्य से आपका निकलेगा वही क्या बोलते हैं, और रक्त। और इससे माइक्रो मैग्नेट नामक निर्वाचित, ये सब आपको पूछेगा भी नहीं, पढ़ना है तो पढ़ लीजिए वीडियो रोक के। वैद्युत परिपथ से दोलित वस्तु परिपथों से आपका निकलता है रेडियो तरंग। ये सब नहीं पूछेगा, काम की चीज़ ये है, ये है, ये है। ओके, और ये दुनिया भर का पढ़ेंगे, याद वाद होगा नहीं, भूल जाता है, ठीक। चलिए, गामा किरण का नामकरण रदरफोर्ड जी ने किया था, ये आप ध्यान रखिएगा। इनके के माध्यम वो क्या बोलते हैं, ये बिलार्ड जी, पाल बिलार्ड है ना, इनके खोज करता, ठीक है। अब देखिए ध्वनि तरंगों के बारे में कुछ यहाँ पर दिया हुआ है कि कानों को सुनने की संवेदना एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग में आता है, ठीक है। अच्छा, इसे उत्पाद कैसे होगा, तो ताली बजाकर चिड़िया चहचहाती हैं, उससे आकाशीय बिजली तथा चमकना से, वाद्य यंत्र, वाहन की आवाज़ से। अभी कोई बताने की चीज़ तो है नहीं। ध्वनि तरंगों की लक्षण, ध्वनि तरंग, हाँ अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछता है। देखो ध्वनि तरंग में प्रबलता क्या होती है, तो प्रबलता से ही हम लोग पता करते हैं कि ये किसी की आवाज़ तेज है या कम है। प्रबलता किसे कहते हैं भाई, तो ये आयाम के स्क्वायर के अनुपाती होता है। अगर जिसका आयाम जितना ज़्यादा होगा, आयाम हमने क्या बताया था कि जितना मैक्सिमम विस्थापन होगा ये वाला, तो जिसका जितने ज़्यादा आयाम ज़्यादा होगा उसका प्रबलता उतने ज़्यादा होगी। ओके, इसको डेसिबल में नापते हैं, सबसे इसका फेमस मात्रक डेसिबल ही है। ओके, प्रबलता आयाम के स्क्वायर के अनुपाती होता है, तो ये ध्यान रखिएगा आप कि किस पे डिपेंड करता है, प्रबलता आयाम पर, डायरेक्ट यही बात पूछता है। फिर देखिए
ये आयाम आयाम उच्च होगा तो तेज प्रबल होगी, वही बात को बताया है। आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य समान होता है इसमें। हाँ, ये भी पूछता है कि प्रबलता में आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तो समान होता है। और आयाम निम्न पर ध्वनि धीमी होगी। देखिए यहाँ पर दिया है कि सामान्य श्वसन हम लोग 10 डेसिबल पर करते हैं, सामान्य बातचीत 30 से 60 डेसिबल पर हम लोग करते हैं। फुसफुस जो हम लोग करते हैं कान में, या औरत एकदम कभी कभी देखेंगे हम साए साए बोलेंगी तो 15 से 30 डेसिबल में। व्यस्त यातायात में 76 डेसिबल चला जाता है, जबकि जेट विमान जो होते हैं 140 से 150 डेसिबल में जाते हैं। जबकि 85 डेसिबल से अधिक को शोर माना जाता है और शरीर के लिए हानिकारक है। WHO के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। ओके, अब देखिए तारत्व क्या होता है भाई। तो तारत्व देखिए ये निर्भर करता है आवृत्ति पे। तारत्व किस पे डिपेंड करता है, आवृत्ति पे। बहुत गाजमूज हो गया। देखिए तारत्व ये आवृत्ति ये है, यानी ये है आवृत्ति। जितने जल्दी ऐसे होगा उतनी आवृत्ति ज़्यादा है। अरे कहाँ से बग गया भाई। अच्छा है, अगर आवृत्ति कम होगी यानी ज़्यादा दूर दूर तक जाएगा तो इसकी आवृत्ति कम है। तो देखिए यानी इसको मधुर आवाज़ कहते हैं, क्योंकि तारत्व इसका ज़्यादा है, आवृत्ति ज़्यादा है। और इसको एकदम जैसे अभी मेरी आवाज़ है जो खाम है एकदम फाटल आवाज़, इसका तारत्व कम है, यानी ये मधुर आवाज़ आपको नहीं लगेगी। ठीक है, तो तारत्व पूर्ण रूप से किस पे डिपेंड होता है भाई, तो आवृत्ति पे डिपेंड होता है। आवृत्ति पर निर्भर करता है। आयाम तथा तरंग दैर्ध्य इसमें समान रहेंगे। देखो 3 ही है, आयाम तरंग दैर्ध्य आवृत्ति, तो एक रहेगा जिस पे डिपेंड करेगा तो 2 समान रहेंगे। ओके, देखिए आवृत्ति निम्न रहेगी तो निम्न तारत्व रहेगा और ये आवाज़ आपको मधुर लगेगी। अगर उच्च रहेगा तो तारत्व भी उच्च रहेगा और ये आपको मोटी ध्वनि लगेगी। देखिए पुरुषों की आवाज़ निम्न तारत्व है, जबकि उच्च तारत्व पर तीखी ध्वनि मतलब कि बढ़िया लगता है। और ये औरतों की मच्छर के भिनभिनाहट में तारत्व उच्च होता है, क्योंकि एकदम कम टाइम में ही एकदम करता रहता है। ठीक है, तारत्व एकदम ज़्यादा उसका रहता है, जबकि शेरे की बात दहाड़ता है दूर तक जाती है, क्योंकि उसमें दूर तक जाएगी यानी उसका तरंग ज़्यादा रहेगा, तभी ना तरंग ज़्यादा रहेगा तो आवृत्ति कम होगी। आवृत्ति कम होगी तो तारत्व भी कम होगा। अब देखिए गुणता या टिम्बर क्या होता है, तो देखिए जब एक ही समान आवृत्ति की बहुत सारी ध्वनि आपस में मिल जाती हैं तो उनमें अंतर पहचानने के लिए गुणता का हम लोग प्रयोग करते हैं। यानी गुणता से ही जैसे कई वाद्य यंत्र आपस में बजते हैं, जैसे ढोलक हुआ, हारमोनिया हुआ, ताल झाल हुआ, ठीक है, या और बहुत सारे तबला हुआ, गिटार हुआ, ये सब आपस में बज रहे हैं, या बांसुरी हुई, सब आपस में एकदम मिल के बज रहे थे। इन सब का पता कैसे लगाएंगे, सब एक ही में मिल जाएगा, तो गुणता से पता चलता है कि कौन कौन होगा। उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है, कि समान तारत्व एवं समान प्रबलता की ध्वनि में अंतर किससे पता चलता है, गुणता से पता चलता है। एकर आवृत्ति टोन तथा अनेक आवृत्ति को स्वर कहते हैं। जैसे अनेक आवृत्ति मिल जाती है 16, और ये देखते हैं नोकिया के मोबाइल में पहले एक टोन आता था जिसमें एक आवृत्ति होती थी। ठीक है, ये वायलिन, ये ट्यूनिंग काटा। अच्छा, ट्यूनिंग काटा क्या होता है कि ऐसे एक यंत्र होता है जो ऐसे झनझनाता है, नापता है। वायलिन तो आप लोग को पता है बजाने वाला। हारमोनियम, सितार तथा सारंगी द्वारा उत्पन्न समान आवृत्ति की ध्वनि में अंतर किसका काम है भाई, गुणता का है। तीव्रता क्या होती है भाई, तो अच्छा हाँ देखिए तीव्रता क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है P/A होता है, यानी पावर मतलब कि शक्ति, वाट, और बटा में क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर। यानी इस मतलब कि किसी एकांक क्षेत्रफल से कितना ध्वनि ऊर्जा गुजर जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं तीव्रता। ठीक है, उसी बात को लिखा है कि एकांक क्षेत्रफल में प्रति सेकंड प्रवाहित ध्वनि ऊर्जा को ही हम लोग बोलते हैं तीव्रता। इसका मात्रक वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। अब देखिए ध्वनि तरंगों में श्रव्य प्रतिशत, तो आपको पता है कि 20 अगर 0 से लेके चले जाएं 20,000 तक, ये तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये 2 लाख तक दिया हुआ है। तो ये आपका जो है 20 से ये होगा 20, एक मिनट इसको जरा मिटा देता हूँ। आपका ये होगा 20 से लेके आपका 20,000 तक, इसी को हम लोग सुन सकते हैं, इसी को हम लोग श्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है, अब उसके ऊपर जाएगा तो
पराश्रव्य हो जाएगा, अरे सॉरी, हाँ, इसके ऊपर जाएगा तो पराश्रव्य, इसके नीचे आएगा तो ये निम्न या अपश्रव्य, मतलब कि ये बिना सुने जाने वाली कहेंगे या निम्न श्रव्य की तरंग कहेंगे, या इसके बीच वाली हम लोग सुन सकते हैं। तो उसी बात को लिखा है कि अपश्रव्य तरंगे 20 से कम होगी, श्रव्य तरंगे 20 से 20,000 होगी, जिसमें मनुष्य आ जाएगा। अश्रव्य में कौन आ जाता है? भूकंपित तरंग की आ जाती हैं आवृत्ति, तथा हृदय की धड़कन हम लोग वो भी नहीं सुन पाते हैं ना, कुछ लोग लगा के भले खान से सुनते हैं, लेकिन ये सब आएगी अपश्रव्य तरंग में। पराश्रव्य तरंग में कौन आएगी? जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो, इसको कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन ये सब सुन सकते हैं। डॉल्फिन 150 से लेके 1,50,000 तक सुन सकती है। चमगादड़ 1,000 से लेके 1,20,000 तक सुन सकती है। कुत्ता 15 से लेके 50,000 तक सुन सकता है, जबकि बिल्ली 60 से लेके 65,000 हर्ट्ज तक सुन सकती है। बच्चे जब एकदम नया नया एकदम इनिशियल होते हैं वो 25,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। अब देखिए पराश्रव्य तरंगों के अनुप्रयोग क्या हैं। तो मानव शरीर के आंतरिक भागों की जांच करने में पराश्रव्य तरंग का, जैसे अल्ट्रासाउंड, सूचकांक में अल्ट्रासोनिक, इकोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी में किया जाता है। समुद्र की गहराई में इम्पॉर्टेंट है कि समुद्र की गहराई में पराश्रव्य तरंग की, या पनडुब्बी वाला भी पूछता है, पनडुब्बी तथा हिमखंड इत्यादि की खोज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। विभिन्न माध्यमों की ध्वनि की चाल। अब देखिए चाल, तो चाल तथा तरंग दैर्ध्य, देखिए ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, द्रव में थोड़ा सा कम, फिर गैस में सबसे कम। आवृत्ति या परिवर्तित रहती है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या परिवर्तित रहेगी, तो आवृत्ति या परिवर्तित रहती है। प्रत्यास्थ तथा घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है। ये ध्वनि की चाल। अब देखिए एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा होता है 6420, ये सब इतना पूछेगा नहीं, ये बस ध्यान रखिए कि एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा रहता है ठोस में। द्रव में सबसे ज़्यादा जल में रहता है, और समुद्री जल में 1531, जबकि आसुत जल में कम होता है 1498। और गैस में हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा रहता है, फिर आता है हीलियम में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा, फिर आता है हीलियम में, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ नहीं दिया हुआ है और मैं इसमें बता देता हूँ चाल का प्रभाव। तो चाल आपका होता है भी टी, ठीक है। इसमें ताप, इसके चाल में ताप और दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। आर्द्रता बढ़ने पे चाल बढ़ जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आर्द्रता पूछता है, आर्द्रता अगर बढ़ती है तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ओके। और इस और हाँ, इसीलिए देखते हैं एक तरह से आर्द्रता बढ़ने से आपको, अगर देखते हैं बरसात के दिनों में सीटी की आवाज़ दूर तक सुनाती है, जबकि नॉर्मल दिनों में इतना नहीं सुनाती है। यहाँ देखते हैं बरसात के दिन अगर हुआ रहेगा, बंद हुआ रहेगा, तो बड़ा आवाज़ एकदम क्लियर सुनाई देती है, ठीक है। अब इसमें एक और टॉपिक है, थोड़ा सा ही है, छोटा सा, कि ध्वनि का परावर्तन। तो इसमें ध्वनि का परावर्तन बस एक ही चीज़ पूछता है कि ध्वनि के परिवर्तन के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए आपकी 17.2। अच्छा, परावर्तन क्या होता है कि ध्वनि का लौट के फिर वापस आना, तो ये परिवर्तन के लिए न्यूनतम दूरी कितना चाहिए, 17.2 मीटर, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो प्रतिध्वनि अभी आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, इसके लिए कम से कम 0.1 सेकेंड रहेगा तभी हम लोग सुन पाएंगे, इससे कम में होगा तो हम लोग नहीं सुन पाएंगे। यानी ध्वनि की संवेदना जो हम लोग होते हैं, इतना हम लोग इससे अलग कर सकते हैं, इससे कम पर हम लोग को नहीं समझ में आएगा। देखिए एक होता है अनुरण, देखिए आपने पढ़ा होगा अनुरण। अनुरण क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि ध्वनि जब बार बार ऐसे गूंजने लगे ना टकरा के, उसी को बोलते हैं अनुरण। तो देखेंगे कि जैसे सिनेमा हॉल में जाते हैं तो छत बना के ऐसे ना बना के ऐसे बनाया गया रहता है, खुरदुरा, या कोई घर ऐसे, या क्या बोलते हैं कि जैसे में क्या होता है कि हाँ ऐसा ही बनाया गया रहता है कि ध्वनि टकरा के सब जगह ऐसे पूरा फैल जाए। तो अनुरण क्या होता है कि टकरा के फैलना, ठीक है, अनुरण यही होता है। और देखते हैं स्टूडियो में तो कुछ शॉक जैसा लगा दिया जाता है कि वो ध्वनि को सोख ले। खुरदुरा रहेगा तो नहीं होगा, कुल मिला के अगर मुलायम रहेगा तभी इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है परावर्तन का। तो आई होप आप लोग को ये चैप्टर अब आ गया होगा समझ में, जो नई भी चीज़ें दी हुई तो बता दिया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे बौद्ध की,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।